प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, हिंदी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र ठीक तरीके से अध्ययन ना करने के कारण यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं। इसलिए हिंदी के लिए हमने स्मार्ट क्लासें शुरू की हैं और उनको आप देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। तो पिछली क्लास में हम वर्णमाला के संबंध में अध्ययन किए। तो जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है और वर्ण और अक्षरों की मेल से जो है वो शब्द बनते हैं और शब्दों के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो इस तरीके से भाषा जो है लिखित भाषा होती है और मौखिक भाषा होती है। जब हम शब्दों का प्रयोग मौखिक रूप से ही करते हैं तो मौखिक भाषा हो गई, और जब उनका प्रयोग जब हम अभिव्यक्ति के लिए लिखित रूप में करते हैं तो वो लिखित भाषा हो गई। अब पूछ देता है कि जो शब्द है, शब्द भेद या शब्द के प्रकार जो हैं वो कितने होते हैं। तो आइए आज की क्लास में शुरू करेंगे शब्दों के भेद या शब्दों के प्रकार या शब्द विचार। सब बात एक ही है। तो कोई भी परीक्षा हो आपकी यूपी पीसीएस या एसआई, उत्तर प्रदेश एसआई या एसएससी, किसी भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, जो यहाँ हिंदी से तो प्रश्न बहुत ज़्यादा ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद के आधार पर प्रथम दृष्टया पूछे कितने होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, और तीसरा जो है अर्थ के आधार पर, और चौथा जो है रूपांतरण के आधार पर। तो इस तरीके से अगर सीधा सीधा पूछ दिया कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार से। अब आइए जानते हैं किस तरीके से कौन होता। उत्पत्ति, जो मूल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, अरबी, फारसी, मतलब यहाँ अरबी, फारसी, पुर्तगाली के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं यहाँ पर, विदेशी। विदेशी तो यहाँ पर देशज हो गया, और देशज तो देश से संबंधित हुआ, और जो है विदेशी शब्द अपने देश को छोड़कर अन्यत्र से जो शब्द लिए गए हैं तो उनको विदेशी शब्द कहेंगे। तो हम शुरू करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम, तत् का मतलब उसी, उसी के समान। यहाँ से आशय संस्कृत, जो संस्कृत भाषा है वो हिंदी भाषा की जननी है। तो वहाँ से जो शब्द लिए गए हैं उसी के समान जो शब्द हैं उनको तत्सम, उसी के समान, उसी रूप में जो प्रयोग किए जाएंगे, जो हमारे मूल धातु है उसी के रूप में जो प्रयोग किए जाएंगे उनको हम तत्सम कहेंगे। तो इस तरीके से अग्नि, वर्ष, और वर्षा भी, और मुख, और हाथ का हस्त होता है। इस तरीके से जो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का मतलब शुद्ध। अब तद्भव, तद्भव का मतलब है थोड़ा अपनी भाषा में प्रयोग करना, जो संस्कृत से ना बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं, जैसे माता पिता, आग, दूध, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इस जो संस्कृत में इसका करेंगे तद्भव का तत्सम रूप, माता का तो मातृ हो जाएगा और पिता का पितृ हो जाएगा, और इसी तरीके से जो आग का जब हम तत्सम करेंगे तो अग्नि हो जाएगी, और इसी तरीके से दूध का तत्सम करेंगे तो दुग्ध हो जाएगा। ये बात जाने कि जो संस्कृत में इनको कन्वर्ट कर देंगे तो ये तत्सम हो जाएंगे, और इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये तद्भव हो जाएंगे। ये भी बात हम जान लिए। अब उसके बाद बात करते हैं देशज। देशज शब्द जो देश से ही, मतलब अपने देश में ही प्रयोग किए गए और उनको अपनाया गया। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, ये पेड़, टांग, लोटा, डिबिया, पेट, इस तरीके की जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये देशज शब्द, इनका आपको अध्ययन ही करना पड़ेगा। बिना अध्ययन किए आप ये नहीं जान पाएंगे कि
जो देशज शब्द कौन सा है और विदेशी शब्द कौन सा है, तो इस तरीके से इनका अध्ययन करेंगे आप। यहाँ तो थोड़े दिए हैं, इस ज्ञान में अपना वृद्धि कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। वैसे ज़्यादा नहीं पूछता है, यहीं से आ जाते हैं लगभग। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, पगड़ी है, खाट है, वो भी देशज शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पेड़, टांग, पगड़ी, खाट, लोटा, डिबिया और ऐसे जो शब्द हैं उनको देशज शब्द के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं जो विदेशज या विदेशी शब्द, उनको भी जानते हैं कि कौन कौन से जो आते हैं परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अरबी, जो अरबी भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे आदमी अरबी भाषा का शब्द है, औरत भी अरबी भाषा का शब्द है, औलाद भी अरबी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से जो ईमान, उम्र और इज्जत, ये भी जो है अरबी भाषा के शब्द हो गए। अब इसी तरीके से फारसी शब्द जो है, यहाँ पर पुनरुक्त का प्रयोग किया गया। ये इस तरीके के जब जो हम चिन्ह लगा देते हैं तो उसका अर्थ पुनरुक्त होता है, पुनरुक्त। तो इसका प्रयोग जब करते हैं, जिस शब्द को हम बार बार ना लिखकर इसको ही लगा देते हैं। इस चिन्ह को लगाने से उस जो शब्द है उसको बार बार नहीं लिखना पड़ता। तो इस शब्द को भी जान लीजिए, इसे पुनरुक्त कहते हैं। तो ये जो फारसी शब्द हैं, फारसी शब्दों के अंतर्गत ये पूछ देता है निम्न में कौन सा शब्द फारसी है, तो आपको याद होंगे, तभी तो इनका तो अध्ययन करने पड़ेगा आपको। जैसे कमीना है, कबूतर, खरगोश, तो यहाँ पर आप कमीना, कबूतर, खरगोश, ये हो गए फारसी के अंतर्गत। इस तरीके से थोड़ा याद करने में भी सुविधा लग रही है। कमीना, कबूतर, कहाँ से कहाँ मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा है। कमीना, कबूतर, खरगोश, इसको डाल दिया हमने फारसी में। तो ये तीन जो है इस तरीके से हमको याद हो गए। गुलाब, गुलाब जो शब्द है वो फारसी का है। इसी से गुल, गुल भी शब्द हो गया उसी का। और जो शादी है वो भी शब्द फारसी। ये तो शब्द इतने जो हैं जो फारसी के अंतर्गत आ गए। अब इसी तरीके से पूछ देता है निम्न में कौन सा शब्द पुर्तगाली है, तो विदेशी में आ गया तो विदेशी में ये सब चले गए। लेकिन अगर पूछ दिया किसी देश विशेष का नाम लेकर, तब आपको याद रखना है। तो अलमारी, अलमीरा आ जाए तब भी, आलपिन और कॉफी, ऐसे शब्द आते हैं, इनको हम पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत रखेंगे। अब बात करते हैं तुर्की शब्द। जो तुर्की भाषा के शब्द हैं, जैसे कैंची हुई, कुर्सी हुई, लाश हुई और दरोगा हुआ, ये जो है शब्द तुर्की भाषा के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जाने जो शब्द हैं उनको आप अपने ज्ञान भंडार में और भी देखिए और इसी तरीके से इनको जान लीजिए कि ये शब्द जो हैं इस कंट्रीज या इस देश, इस जो विदेश का जो देश है उसके हैं ये। तो यहाँ पर इस बात को हमने समझा। अब समझते हैं अब यहाँ पे दूसरा जो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर देखिए, एक रूढ़ शब्द हो गया, दूसरा यौगिक शब्द हो गया और तीसरा जो है योग रूढ़ शब्द हो गए। अब इनको जानते हैं हम अच्छे तरीके से। रूढ़ शब्द वह शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो जैसे हाथ है, तो हाथ का कितना भी टुकड़े करो आप, सार्थक इसका जो है अर्थ नहीं निकलेगा। तो हाथ हाथ रहेगा। इसी तरीके से पैर है, पैर भी रहेगा। दांत है तो दांत भी दांत, इसके भी टुकड़े नहीं होंगे। इसी तरीके से जो सीता है, राम है, इस तरीके से भी इनके भी टुकड़े नहीं होंगे। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो अब बात करते हैं यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? विज्ञान में हमने पढ़ा कि दो पदार्थों के मेल से, दो या दो
पदार्थ जब निश्चित मात्रा में जब मिलते हैं तो उनसे मिलने वाला जो पदार्थ है उसको हम यौगिक कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर शब्दों की बात है, दो या दो से अधिक जो शब्द मिलकर, दो से अधिक जो सार्थक शब्द है वो मिलकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो हम उनको यौगिक शब्द कहते हैं। किस तरीके से, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, पुस्तक यहाँ आप समझिए, पुस्तक धन आलय, तो यहाँ पर पुस्तक भी सार्थक शब्द हो गया और आलय भी सार्थक, और दोनों को मिलाकर पुस्तकालय हो गया। इसी तरीके से हिमालय, हिम धन आलय, तो हिमालय हो गया। तो इस तरीके से मद्रालय ये भी हो गए, मतलब सार्थक अर्थ निकलते हैं दोनों शब्दों के, तो उन शब्दों के मेल से जो शब्द बनेगा उसको हम यौगिक शब्द कहेंगे। तो इस बात को हमने यहाँ पे जान लिया। अब इसी तरीके से योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ अन्यत्र जाए, जो है उससे अलग अर्थ जो देता है, अपने मूल से अलग हटके जो अर्थ देता है उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र धन शेखर, तो चंद्र का अर्थ चंद्रमा और शेखर का अर्थ हुआ सिर। तो जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा उसको हम कहेंगे चंद्रशेखर। तो इस तरीके से ये जो पर्यायवाची बनता है शंकर भगवान का, तो ये शब्द है वो योग रूढ़ हो गया। इसी तरीके से दशानन, दशानन, ये जो शब्द है 10 प्लस आनंद, तो दोनों 10 गया में 10 हो गई, ये भी सार्थक हो गया। और आनंद, आनंद का मतलब इसके सिर, जिसके 10 हैं सिर, तो या जिसके 10 हैं मुख, तो वह कौन होगा? तो वह यहाँ पर दशानन है, इस शब्द का अर्थ हो जाएगा रावण, रावण। तो इस तरीके से ये भी जो शब्द है वो योग रूढ़ के अंतर्गत आ गया। इसी तरीके से गजानन, जो भी शब्द है चतुर्भुज, तो ये जो है शब्द, इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। ये भी हमने जाना। जो रचना के आधार पर 3 तरीके के। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कैसे होते हैं उन्हें भी जान लीजिए। जो शब्दों का अर्थ होता है, एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। तो सार्थक शब्द क्या है? सार्थक सा माने सहज, और अर्थक माने अर्थ, अर्थ सहित जिसका कोई अर्थ हो उसको हम सार्थक शब्द कहेंगे। तो किस तरीके से, अब मान लीजिए आप रोटी, कपड़ा और मकान, इनका सभी का अपना जो है सार्थक अर्थ। तो ये सार्थक अर्थ देने वाले जो है शब्द वो सार्थक शब्द कहे जाएंगे। अब जिनका कोई अर्थ नहीं होता है और उन शब्दों को हम निरर्थक कहेंगे, तो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे रोटी है, रोटी कह देते रोटी ओटी, तो ओटी क्या होता? ओटी कुछ नहीं, ये निरर्थक शब्द हो गया। इसी तरह कपड़ा अपड़ा कह देते हैं, तो ये कपड़ा तो सार्थक है, अपड़ा क्या है? तो ये निरर्थक हो गए ना। मकान अकान, सब्जी अबजी, लोटा ओटा, तो इस तरीके से जो शब्द हैं ये शब्द निरर्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी हमने समझ लिया।
अब बात करते हैं चौथा जो प्रकार हमारा है रूपांतरण। रूपांतरण मतलब परिवर्तन। परिवर्तन बदलाव किसका? शब्दों का बदलाव। किस तरीके से बदलाव होता है? एक विकारी शब्द होता है, जिस शब्द में बदलाव हो जाता है उसको हम विकारी कहेंगे। विकार उत्पन्न हो गया ना, कुछ कमी हो गई या कुछ बदलाव दिया, अच्छाई हो गई, कुछ परिवर्तन मतलब हो जाए किसी भी तरीके से, अच्छा या खराब कोई भी। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए लड़का, तो लड़का इसका विकार उत्पन्न करते हैं तो लड़के भी हो जाएगा। लड़के, बहुत से लड़के हो गए, विकार उत्पन्न हो गया तो विकारी शब्द हो गए। इसी तरीके से लड़का है, उसको हमने लड़की कर दिया तो ये भी विकार उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से जो शब्द है पुस्तक, अब इसमें विकार उत्पन्न करेंगे तो हो जाएगा पुस्तकें। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए शब्द में जो विकार उत्पन्न करता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कर्ता कर्म लिंग वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई भी कारक हो, चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, किसी भी तरीके का कोई कारक हो, और उस जो वाक्य में जो शब्द आएगा उसमें किसी भी प्रकार के कारक लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसका जो प्रभाव ना पड़ने के कारण इसको अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कल, आज, यहाँ, वहाँ, और लेकिन, जब, तब, ऐसे शब्द हैं। ये शब्द हैं जो अविकारी शब्द हैं, चाहे कोई भी लिंग वचन हो या कारक हो, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, कल है तो वह कल आगरा जाएगी तब भी कल आया, वह कल आगरा जाएगा तब भी कल ही आया, वह कल आगरा जाएंगे तब भी कल आया ही। आज आगरा जाएगा उस तब भी कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। वह आज आगरा जाएगी है तो उधर लिंग का जो है परिवर्तन हो रहा है। लिंग के परिवर्तन के बाद में भी जो है इस शब्द में कोई किसी भी प्रकार के इन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे शब्दों को हम अविकारी, अमाने नहीं, विकार माने विकार, कमी या परिवर्तन, जो परिवर्तन ना हो तो उनको हम अविकारी शब्द कहेंगे। तो इस तरीके से हमने इस बात को भी यहाँ जाना। तो जो बातें यहाँ पर पूछ दी जाती हैं अधिकांशतर, तो वो ये हुई। अब एक बात आती है शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द शक्ति के आधार पर देखिए, नंबर 1 अभिधा, नंबर 2 लक्षणा, नंबर 3 व्यंजना। तो इस तरीके से जो शब्द शक्ति के आधार पर जो शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये जो है इस प्रकार है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का अर्थ जो भी शब्द है उसका उसी रूप में, जैसे स्त्री, स्त्री जो है वो औरत के लिए है, तो जो इसका अर्थ है
वो इसका अर्थ हुआ। तो उसी रूप में जिस अर्थ में जो है प्रयोग किया जा रहा है उसका उसी रूप में प्रयोग जो है अभिधा कहलाती है। तो अब हम जाने अभिधा के बारे में। अब बात करते हैं लक्षणा। तो लक्षणा में जो शब्द का अर्थ है वो ना होकर दूसरा अर्थ हो जाए, जैसे गागर में सागर भरना। तो यहाँ पर जो है गागर में सागर भरना जो है वो लक्षणा के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो शब्द इसका है वो ना होकर कोई दूसरा शब्द हो रहा है यहाँ पर। मतलब गागर में सागर भरना का आशय हुआ कि कम बातों में ही अधिक जानकारी देना। तो वह सब जो है गागर में सागर भरना हो गया। इसी तरीके से व्यंजना। व्यंजना का अर्थ जो है कोई भी शब्द है उसमें जो व्यंग्यात्मक बात आती है, हास्यपद बात आती है, तो वो व्यंजना के अंतर्गत आ जाएगा। तो व्यंग्यात्मक। जो व्यंग्यात्मक कथन है वो व्यंजना के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये शब्दों की शक्ति हो गई। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और आपके जो कमेंट हैं वो सादर आमंत्रित हैं। अगर हमसे पढ़ाने में कोई गलती हो रही हो तो उसको आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत। देखिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।